गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 12 नवंबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अमूर फैल्कन्स के ऊपर हम एक क्वेश्चन देखेंगे। एक एमसीक्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, बांग्लादेश के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स के बारे में डिस्कस करते हुए म्यांमार पे बढ़ेंगे। वायबिलिटी गैप फंडिंग के ऊपर भी आर्टिकल्स दिए गए थे, इसके बारे में जानेंगे। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पन्ना नेशनल पार्क के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जानेंगे। एंड देन कैंपेन लोकल फॉर दिवाली के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर बनाया गया। चलिए, कोई भी आपका डाउट होता है कंसर्निंग प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू, आप @prince_लूथरा टेलीग्राम के ऊपर मुझे अप्रोच कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लैरिफाई करा सकते हैं। तो काफी सारे न्यू मेंबर्स ने स्पेक्ट्रम पॉलिटी की हमारी सीरीज और उनसे भी ज्यादा लोगों ने जो हमारी प्री कम मेंस की सीरीज है उसको यहाँ पर एनरोल किया है, जिसमें रंजीत कुमार है, कीर्ति वशिष्ठ है, जितेंद्र कुमार त्यागी है, मनीष कुमार है, प्रदीप मोहन है, OT2 का मीसो है, शफुल गोयल है, शिवाजी सोरी है, दीपक गोयल है, अश्विनी राय, विनायक पाठक, ब्लॉगर टायरलेस सोल एंड राश्री शिर्के। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। जो यूपीएससी की मॉक टेस्ट सीरीज है 2021 के लिए, इसे अक्टूबर में ही हमने स्टार्ट कर दिया है। इसका जो फ्री मॉक टेस्ट है आप exam.netmock.com पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को जान सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ कोटेशन। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, जस्ट बी बेटर देन यू वर येस्टरडे। अब ये जो कोट है लेने का रीजन ये है कि यूपीएससी के अंदर तो ये परफेक्टली अप्लाई आप कर सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी के एग्जाम को निकालने के लिए भी यू आर नॉट सपोज टू बी परफेक्ट। आपको परफेक्ट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी बेटर देन योर येस्टरडेज वर्जन। जैसे कि आप कल थे उससे थोड़ा सा बेटर होने की आपको जरूरत है। अगर आपको याद हो, ये हमने 1% का एक वीडियो भी डिस्कस किया था कि अगर एक दिन में अगर आप x परसेंटेज पे फॉल करते हैं, अगर एक दिन में आपका स्टेटस x है, अगर नेक्स्ट डे आप इससे 1% भी इंप्रूव कर जाएंगे और ऐसा एवरीडे बेसिस पे आप करते रहते हैं, देन जो आपकी पर्सनैलिटी, जो आपकी प्रिपरेशन आफ्टर 1 ईयर होगी, दैट विल बी मच मच अबव देन जो यूपीएससी की कट ऑफ जाती है। तो यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन से वो काफी ज्यादा हो जाएगी अगर आप अपने अंदर 1% इंप्रूवमेंट एवरीडे बेसिस पे करते जाते हैं। तो इसके अंदर आपको परफेक्ट नहीं होना है इस एग्जाम के अंदर पास करने के लिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए, बट आपको अपने अंदर एवरीडे बेसिस पे इंप्रूवमेंट जो है वो करते रहना है। सो यू आर नॉट सपोज टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है अपने आप को, और ना ही दूसरों से बेटर होने की कोशिश करनी है। आपको सिर्फ अपने आप से ही बेटर होने की कोशिश करनी है, और वो भी सिर्फ 1% एवरी डे। इफ यू डू इट आफ्टर 1 ईयर, आपकी प्रिपरेशन, आपकी खुद की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होगी कि प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के अंदर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। तो अपनी प्रिपरेशन के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर 1% इंप्रूवमेंट एवरीडे बेसिस पे करते चलिएगा। मार्किंग स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपके एमसीक्यूज करेक्ट होते हैं तो इस वीडियो को दोबारा से आप आफ्टर 1 आवर जो है अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज 24 आवर्स के बाद तो दोबारा एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा आपकी रिविजन पर्पस के लिए। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बात करता है अमूर फैल्कन्स के बारे में। पूछा गया अमूर फैल्कन्स के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट जो है, सेकंड थर्ड हम वन बाय वन देखेंगे, बट उससे पहले जो आपका टॉपिक है आप उसे अंडरलाइन जरूर करिएगा, और साथ में जो पूछा है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, करेक्ट इनकरेक्ट, उसको आप सर्कल में जरूर डालिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। दे आर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग रैप्टर्स इन स्टार्ट ट्रेवलिंग विद द ऑनसेट ऑफ विंटर्स। तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा और सबसे लंबी ट्रेवल करने वाले रैप्टर्स हैं, और इनकी जो ट्रेवलिंग है वो विंटर्स के टाइम में शुरू हो जाती है। दे गेट देयर नेम फ्रॉम द अमूर रिवर दैट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड चाइना। रशिया और चाइना के बीच में अमूर रिवर से इनका नाम आता है। द बर्ड्स आर एंडेंजर्ड अंडर द IUCN, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की जो लिस्ट है उसके अंदर ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। सोचिए अमूर फैल्कन के बारे में, एवरी ईयर जब भी विंटर्स आती हैं जिक्र होता है, पहले भी क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर और काफी सारे पीसीएस एग्जाम में इसको लेकर पूछा गया। अभी सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए, द बर्ड्स आर द लीस्ट कंसर्न अंडर IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से एंडेंजर्ड नहीं है, लीस्ट कंसर्न है। अगर आपको IUCN स्टेटस इस बर्ड का पता होता तो सीधा ही आप आंसर मार्क कर सकते थे, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट हमारी
क्रूशियल स्टेटमेंट। और मैंने आपको बताया क्रूशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको अगर आप रिकॉग्नाइज करके एलिमिनेट कर देते हैं तो सीधा ही अपने आंसर पे पहुंच जाते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर हुआ है। तीसरी स्टेटमेंट जो हमारी थी वो क्रूशियल स्टेटमेंट थी। इसके बारे में अगर आपको जानकारी होती तो सीधा इसे आप एलिमिनेट करके ये बता सकते थे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यस दे आर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर्स, तो सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाले रैप्टर्स हैं। और विंटर्स टाइम जो अभी स्टार्ट हो चुका है, इस दौरान इनकी जो ट्रैवलिंग है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये जो नाम पड़ा है इनका रशिया और चाइना के बीच में जो अमूर रिवर है उस नाम पे पड़ा है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। अब देखते हैं कि हमने क्वेश्चन इनके ऊपर बनाया क्यों। मणिपुर गवर्नमेंट जो है उसने अभी एक काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन जो है वो लॉन्च करे गए ताकि अमूर फैल्कन जो बर्ड है इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि अभी माइग्रेटरी इनका जो पूरा का पूरा फेज है वो स्टार्ट हो चुका है और ये मणिपुर में भी आएंगी, हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर के अंदर आएंगे। वहां पर इनको प्रोटेक्शन कैसे देनी है इसके ऊपर विजिलेंस जो है वो स्टार्ट किया गया और साथ में ही अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो भी लॉन्च करे गए मणिपुर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बर्ड दिखता कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूं और मैप पे लोकेशन कहां पे पाया जाता है ये भी आप देख सकते हैं। सो दिस इज अमूर फैल्कन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही है? पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज ensuring the attainment by all people of the highest possible level of health। तो यहाँ पे सभी लोगों को एक हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ मिले, ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। हो सकता है हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके 12 सेमी ऑटोनमस रीजनल ऑफिसेज भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सोचिए फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए पहली स्टेटमेंट हमारी काफी कॉमन सेंसिकल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सभी लोगों को हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ मिले और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। लेकिन इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं डब्ल्यूएचओ के, जिसमें से एक इंडिया के अंदर भी है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए जानने के लिए। इंडिया रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया सीआरओ इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी सीनियर यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कंप्लेन किया है नवंबर 10 को दैट डब्ल्यूएचओ हैज नॉट शेयर्ड इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्लान मिशन टू चाइना टू इन्वेस्टिगेट द एनिमल ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। तो यहाँ पे जो चाइना के लिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना था कंसीडरिंग कोरोना वायरस, इसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने डेटा जो है वो शेयर नहीं किया है। और आप जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ जो है वो चाइना की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हुआ है। अभी रिसेंटली यूएस ने इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया था और खासतौर पे कोरोना वायरस को लेकर जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी डब्ल्यूएचओ ने पहले भी नहीं दी है और अभी भी शेयर नहीं कर रहा है, ऐसा यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल का कंप्लेन है। डब्ल्यूएचओ जो है अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की और जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव जो है वो तो मैं आपसे बता ही चुका हूं। इट्स अ पार्ट ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। ये भी ध्यान रखिएगा, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का ये एक पार्ट है। डब्ल्यूएचओ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा है कि जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ जो है वो लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि 12 सेमी ऑटोनमस यहां पर ऑफिसेज नहीं दिए गए। कितने दिए गए? 6 दिए गए। ध्यान रखिएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सो दीज आर द हेडक्वार्टर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, दो स्टेटमेंट्स यहां पर बेसिकली दी गई हैं और आपसे पूछा है बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दो स्टेटमेंट में से पहली स्टेटमेंट कहती है बांग्लादेश बॉर्डर इज द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री दैट इंडिया शेयर्स विद एनी ऑफ इट्स नेबर। तो इंडिया जितने भी नेबर्स के साथ अपनी लैंड बाउंड्री को, बॉर्डर को शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ उसका जो बॉर्डर है सबसे लंबा है। सेकंड, इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट दैट इज एलबीए came into force following the exchange of instrument of ratification in 2015। तो ये जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था ये कब आया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के बाद 2015 के अंदर। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। इंडिया बांग्लादेश न्यूज में क्यों थे? क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया ने 20 फुल्ली ट्रेन्ड मिलिट्री हॉर्सेस जो हैं और साथ में 10 माइन डिटेक्टर्स डॉग्स जो है वो बांग्लादेश आर्मी को दिए हैं एज अ गिफ्ट। दीज वर ट्रेन्ड बाय वेटरनरी कोर ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज भी किया था। तो इस वजह से भी एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो इंडिया के लिए है। डिफेंस कॉपरेशन की बात करें, इंडिया एंड बांग्लादेश जो है हिस्टोरिकल लेगेसी कॉपरेशन यहाँ पे फॉलो करते हैं। दोनों ने ही एक दूसरे को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। बॉर्डर मैनेजमेंट की भी बात करें तो सबसे लंबा बॉर्डर जो है 4096.7 किलोमीटर का वो इंडिया बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। और अगर हम यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखें, इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट जो है ये फॉलोइंग द एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन 2015 में आया था। सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर ठीक है।
पहली स्टेटमेंट की बात करें तो यस लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री है, जो मैंने आपको बता दिया, अभी मैप पर भी देखेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। बात करी जाए रिवर्स के ऊपर भी दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन चल रहा है। इंडिया और बांग्लादेश जो है दोनों के पास 54 कॉमन रिवर्स है, ऐसी रिवर्स जो कि इंडिया में भी है और बांग्लादेश से भी होके जाती है। इनको लेकर भी जॉइंट बायलैटरल रिवर कमीशन जो है वो बनाई गई है, जो कि 1972 से लेकर अभी तक काम कर रही है। और किसी भी तरीके का विवाद होता है दोनों देशों के बीच में कंसर्निंग द रिवर वाटर और वाटर शेयरिंग, ये कमीशन जो है इसको रिजोल्व करती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। एक बार यहाँ पे बॉर्डर देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे है बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर किया जाता है। और इसके बाद चाइना के साथ हम सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं 3488 किलोमीटर का। देन विद पाकिस्तान 3323 किलोमीटर का। उसके बाद नंबर आता है नेपाल का 1751 किलोमीटर का। देन म्यांमार 1643 किलोमीटर। देन भूटान के साथ 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ जस्ट 106 किलोमीटर। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछे जा सकते हैं कि सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ, फिर थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, या फिर सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ शेयर किया जाता है। इस तरीके से आप घटते या बढ़ते क्रम में बताइए। तो ये आपको बॉर्डर की जो लेंथ है वो आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल को लेके हैं, पूछा गया ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। तो जो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं या फिर ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं। पहला है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो फिल्म्स हैं, ऑडियो विजुअल्स हैं, न्यूज है या करंट अफेयर्स कंटेंट है, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर परोसा जा रहा है, जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ला दिया गया है। ठीक है। सो नोटिफिकेशन जो है हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद ने ये साइन किया है। अमेंडमेंट जो है वो किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के अंदर, ताकि इसे इमीडिएटली इफेक्ट में लाया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास अभी पावर रहेगी कंसर्निंग रेगुलेशन पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स, अगर वो न्यूज ऑडियो विजुअल कंटेंट से रिलेट करता है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा है। सो बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, आपका प्राइम वीडियो है, या फिर दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर इस तरीके की चीजें होती हैं, तो वहां पर रेगुलेशन जो है अब किया जा सकेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, जहां पर अभी तक मिनिस्ट्री की रीच नहीं थी। इसमें आपका यूट्यूब भी जो है वो शामिल रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग म्यांमार। म्यांमार इज बॉर्डर्ड बाय, म्यांमार न्यूज में था, क्यों था वो तो हम डिस्कस करेंगे, बट ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनाया गया है। चाइना म्यांमार के नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है, हो सकता है लाओस इसके वेस्ट में है, मे बी बांग्लादेश इज ऑन द ईस्ट, बांग्लादेश इसके ईस्ट में। थोड़ा सा भी अगर आपने यहाँ पे वर्ड या इंडिया का मैप भी लगाया है, उसे थोड़ा सा भी देखा है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। नहीं तो भी आपके लिए एक लर्निंग यहाँ पे एक तरीके से चीज आने वाली है, जिससे आपको म्यांमार और हमारा जो ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर जो पूरा मैप है, जो थाईलैंड, लाओस, वियतनाम की लोकेशन है, इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी इस क्वेश्चन के बाद आपको मिल जाएगी। चलिए सोचिए। चलिए पहले यहाँ पे एक बार मैप देख लेते हैं, लाओस कहाँ पे फॉल करता है। देखिए दिस इज म्यांमार। इंडिया कहाँ पर है, इंडिया इज ऑन द वेस्ट आप कह सकते हैं, या फिर नॉर्थ वेस्ट भी कह सकते हैं, दोनों ही डायरेक्शन के अंदर है। इवन बांग्लादेश भी जो है इसकी वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर है। लाओस इसकी ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर है, आपको पता है दिस इज द डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे लाओस कहाँ पर है, अगर हम बीच में माने कि म्यांमार है तो लाओस इस साइड है, राइट साइड है, मींस लाओस इसकी ईस्टर्न डायरेक्शन में है। वियतनाम भी ईस्टर्न डायरेक्शन में। जो थाईलैंड है वो क्या कहलाएगी, ईस्ट और साउथ के बीच में है, मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। कंबोडिया भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए इस तरीके से आप लोकेशन को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा, मान लो इंडिया के बारे में पूछा कि इंडिया के नॉर्थ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, साउथ में कौन है, तो उसको जो भी चीज पूछिए आप उसको सेंटर में रखें। मान लीजिए इस क्वेश्चन के हिसाब से म्यांमार को हम सेंटर में रखते हैं। अब राइट साइड में जो भी इसमें कंट्री होगी वो ईस्टर्न डायरेक्शन में हो जाएगी, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो कंट्री होगी वेस्टर्न डायरेक्शन में, ऊपर जो होगी वो नॉर्थर्न डायरेक्शन में, नीचे जो होगी सदर्न डायरेक्शन में हो जाएगी। इसी तरीके से जो नॉर्थ मतलब अपर और राइट के बीच में होगी इट विल बी कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। इस तरीके से यहां पर जो कंट्री होगी इस लोकेशन में वो क्या हो जाएगी, साउथ और ईस्ट की साउथ ईस्ट की।
साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगी। इसी तरीके से साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन के बीच में जो होगी वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगी। इसी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन में जो होगी वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, जो हम पहले लेते हैं वो नॉर्थ और साउथ को ही लेते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट ही होगा, ईस्ट नॉर्थ नहीं होगा, और यहाँ पे साउथ ईस्ट ही होगा, ईस्ट साउथ नहीं होगा। तो जो आपका वर्टिकल लाइन होती है नॉर्थ और साउथ की, उसी आप अल्फाबेट को पहले यूज करते हैं अगर बीच के डायरेक्शन की बात करी जाती है। सिमिलरली यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट ही होगा, वेस्ट नॉर्थ नहीं होगा, यहाँ पे साउथ वेस्ट ही होगा, वेस्ट साउथ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। चाइना इसके नॉर्थ में, देखिए अभी हमने देखा था चाइना, म्यांमार जो है इसके ऊपर वाली डायरेक्शन में ही आपका चाइना है। ठीक है, तो चाइना को नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दोनों में ही माना जा सकता है, तो यस ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। लाओस कहां पे था? लाओस उसके ईस्ट में था, तो वेस्ट तो वैसे ही गलत हो गया, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। बांग्लादेश कहां था? बांग्लादेश वेस्ट में था, तो बांग्लादेश ईस्ट वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। ध्यान रखिए। अभी रिसेंटली एक स्पोक्समैन ऑफ म्यांमार रूलिंग पार्टी जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उन्होंने अपना एक कॉन्फिडेंस जो है वो एक्सप्रेस किया है। न्यूज के अंदर काफी मेंशन किया गया था कि जो पार्टी है उसकी मेजोरिटी जो है पार्लियामेंट के अंदर वो रिटेन करने वाले हैं आफ्टर द संडेज इलेक्शन। संडे के इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट के अंदर उनकी जो मेजोरिटी है वो बनी रहने वाली है, ऐसा एनएलडी के स्पोक्समैन का कहना था। लेट्स सी क्या होता है आगे आने वाले टाइम में, बट यहाँ पे म्यांमार की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार देख लेते हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है, इसको काफी सारे स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया है। यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसके थ्रू आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर सीधा ही exam.netmock.com पे जाकर भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो पीडीएफ क्विजेस मिल जाते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम थ्रू एमसीक्यू के पूरे वीडियो सीरीज आपको मिल जाएगी, एनिमेशन की सीरीज मिल जाएगी, इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू की वीडियो सीरीज, साथ में आर्ट एंड कल्चर की वीडियो सीरीज आपको यहाँ मिलने वाली है। साथ में मेंस की टेस्ट सीरीज 2020 और 21 दोनों सालों के लिए मिल जाती है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सी सेट के टेस्ट भी इसमें मिल जाते हैं, और यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस तो मेरे द्वारा आपको यहाँ पे दी ही जाएगी। 2 साल की इसके अंदर वैलिडिटी आपको मिल जाती है, ताकि प्रीलिम्स मेंस अप टू इंटरव्यू स्टेज एंड इवन बियॉन्ड दैट आपको जो भी यहाँ पर किसी भी तरीके की गाइडेंस की जरूरत है वो आपको प्रोवाइड कराई जा सके, चाहे वो आपको एक बार एग्जाम क्रैक करने के बाद लबासना से कंसर्निंग ही गाइडेंस क्यों ना चाहिए, या फिर आपकी पोस्टिंग से कंसर्निंग गाइडेंस क्यों ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में। पूछा गया वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। पहली कहती है इट सिग्निफाइज अ ग्रांट। ये बेसिकली ग्रांट को बताती है, एक तरीके का ग्रांट होता है। इट इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ओनली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। स्कीम वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन 2004 टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स दैट केम अंडर वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के अंडर में जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते थे उसके लिए 2004 में इसको यूज किया गया था, इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और बेसिकली रिवैम्प किया है पूरी वीजीएफ को, दैट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग को, ये पूरी स्कीम को। और यहाँ पे टोटल आउटली जो है इसके अंदर 8100 करोड़ का दिया गया, ताकि इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज किया जा सके सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उनके लिए 8100 करोड़ को यहाँ पे एनविसाज किया गया है, ताकि इन्वेस्टमेंट इन एरियाज के अंदर लाई जा सके और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट भी किए जा सके। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है कॉन्टिन्यूएशन एंड रीवैम्पिंग ऑफ द स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू पीपीपीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके अंदर वीजीएफ स्कीम को लाने की बात करी गई है 2024-25 तक, ताकि काफी सारे प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू किया जा सके और उसको कंप्लीट भी किया जा सके। ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो एक तरीके का ग्रांट होता है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। साथ में ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अभी तक इसको सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है, इवन दो ओनली यहाँ पे शब्द का यूज किया गया है, और ये बताया जाता है कि ओनली शब्द की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो गलत होती है, लेकिन दैट इज इन द केस ऑफ 95% केसेस के अंदर। ठीक है, 5% केसेस में मैंने आपको बताया था कि ये स्टेटमेंट्स ठीक भी हो जाती है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। स्कीम जो है 2004 में लॉन्च करी गई थी, बिल्कुल ठीक है। अंडर पीपीपी मॉडल, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के अंडर में नहीं आती है। तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, आंसर विल बी डी। ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ सिग्निफाइज अ ग्रांट, वन टाइम और डेफर्ड, वन टाइम में भी दिया जा सकता है, डेफर करके भी दिया जा सकता है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक तरीके से सपोर्ट दिया जा सके। लैक ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी यूजुअली अराइजेस फ्रॉम लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का क्या मतलब है? बेसिकली जो
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको बनने में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक का भी टाइम लग जाता है। और इतने टाइम पीरियड के अंदर जो आपने कॉस्ट स्टार्टिंग में एस्टिमेट करी होती है कि मान लीजिए इस प्रोजेक्ट के अंदर 1000 करोड़ लगेगा, वो 20 साल होते होते तक 5000 करोड़ हो जाता है। मतलब कॉस्ट ओवररन जो है वो काफी ज्यादा देखा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि टाइम पीरियड, जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने 1000 करोड़ सोच के माना था और उसी को सोच के प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, अब वो तो कॉस्ट 5000 करोड़ हो गई है 15वें साल पे, और इसको 20 साल में हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। इस चीज को कंप्लीट हमें 20 साल लग जाएंगे, तो हो सकता है 5 का भी 7000 करोड़ हो जाए। तो पैसा कहां से लाया जाए? तो दैट कम्स फ्रॉम द वे आउट ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग का यूज यहां पे इस्तेमाल जो है किया जाता है। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। बात कर रहा है पन्ना नेशनल पार्क के बारे में। पूछा गया पन्ना नेशनल पार्क के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा कथन गलत है। पूछा आपसे, सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट हैज गॉट द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के लिए ये एक जो रिजर्व है, ये जो पार्क है, इसको अलग से यहाँ पे स्टेटस दिया गया है, इसको ये मार्क किया गया है। इट इज नोटिफाइड एज बायोस्फीयर रिजर्व बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। इसे नोटिफाई किया गया है कैसे? बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा। It is in Karnataka and has the highest number of tigers in the country, followed by मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। ये कर्नाटका के अंदर है और जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की बात। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली यूनेस्को ने, दैट इज यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको शॉर्ट में पीबीआर कहा जाता है, इसे WNBR के अंदर, दैट इज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। पीबीआर के अलावा एक और बायोस्फीयर रिजर्व को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि किसी और कंट्री को बिलोंग करता है। अगर आपको उसका नाम याद है या फिर पता है, नहीं भी पता है तो गूगल कर लीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताइएगा। काफी डिफिकल्ट नाम है, प्लीज उसे लिख के जरूर बताइएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। चलिए अब आते हैं अपनी क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का इसको स्टेटस मिला हुआ है? तो यस, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है पन्ना नेशनल पार्क के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइगर की संख्या ज्यादा है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था यहाँ पर भी स्टार्ट किया गया है। इट इज नोटिफाइड एज बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो यस, बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर इसे नोटिफाई किया जा चुका है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बात करी जाए कि क्या ये कर्नाटका में है? नहीं, इट इज इन मध्य प्रदेश। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स जो है इन द कंट्री कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड। इसलिए तीसरी स्टेटमेंट जो हमारी है वो इनकरेक्ट हो जाती है। लोकेशन मैंने आपको बता दी। तो रैंकिंग की बात करें, सबसे ज्यादा टाइगर्स कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर, देन फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड। अगर आप नंबर भी बता सके तो कमेंट सेक्शन में इसके नंबर जरूर बताइएगा। चलिए, सो दिस इज पन्ना टाइगर रिजर्व, लोकेशन देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अगेन बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में है। पूछा गया बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स। तो नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप्स के रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होते हैं कौन? बायोस्फीयर रिजर्व। दे हैव बीन इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1986। तो 1986 से हम बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनको नोटिफाई करते आ रहे हैं। They are given financial assistance in the ratio of 50-50 in all the states। तो यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो स्टेट्स को दिया जाता है 50:50 के अनुपात के अंदर। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्कीम, जिसको हम कहते हैं स्कीम कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1986 में ही इंप्लीमेंट करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके अंदर फाइनेंशियल एक असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प जो होती है वो राज्यों को दी जाती है, वो स्टेट्स को दी जाती है इन द रेशियो ऑफ 90:10। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स की बात करें, 3 हिमालयन स्टेट्स की बात करें, इसके अलावा बाकी जो राज्य हैं वहां पर ये जो हेल्प है 60:40 की रेशियो के अंदर, इस अनुपात के अंदर दी जाती है, ताकि वो जो स्टेट्स हैं वो मेंटेन कर सके बायोस्फीयर रिजर्व को, इंप्रूव कर सके और कुछ तरीके से डेवलपमेंट कर सके कुछ आइटम्स का बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे जो तीसरी स्टेटमेंट हमारी है वो तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाती है। 50:50 का अनुपात नहीं है, 50:50 की रेशियो जो है वो नहीं है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज एन इनकरेक्ट वन। देयरफॉर बिकॉज इट वाज अ क्रूशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्रूशियल स्टेटमेंट थी, अगर आपको इसके बारे में पता होता कि 90:10 का असिस्टेंस रहता है और कुछ स्टेट्स के अंदर 60:40 का रहता है, तो आप सीधा ही अपने आंसर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट करके 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। ए आंसर जो आपका है
उस तक पहुंच जाते हैं। इट मींस 1986 में इसे इंप्लीमेंट किया था, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। और ये नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। पहली दो स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे मैंने आपको बताया, इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर डाला है, इसे ऐड किया है। इस वजह से ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट थी। बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पीबीआर जो है थर्ड है अपने आप में मध्य प्रदेश के अंदर, जिसको इंक्लूड किया गया इस WNBR वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट के अंदर। पहले दो कौन से हैं, एक नाम मैं आपको बता देता हूं, दूसरा आप मुझे बताइएगा। इससे पहले दो और जो इंक्लूड करे गए, एक तो है पचमढ़ी, पचमढ़ी को इंक्लूड किया गया। दूसरा नाम मैं आपको बता सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप खुद मुझे बताएं, चाहे तो गेस करें, चाहे तो गूगल पे सर्च करें, क्योंकि कुछ चीजें मैं अगर आपको एज एन असाइनमेंट देता हूं, आप उसे सर्च करेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में आके लिखेंगे अगर, तो वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रहने वाली है। तो दूसरा नाम मुझे आप जरूर बताइएगा। साथ में मैंने आपसे ये भी पूछा था कि दूसरी किसी कंट्री के जो यहाँ पे रिजर्व है उसको भी WNBR के अंदर ऐड किया गया, उसका नाम भी मुझे जरूर बताइएगा। इस तरीके के मैप्स आई होप मैं आपको काफी टाइम से कहता आ रहा हूं कि बायोस्फीयर रिजर्व हो या कोई भी आपका एटलस है, उसको अपने रूम में जरूर लगाएं। ठीक है, वर्ल्ड मैप को जरूर लगाएं, इंडिया के मैप को जरूर लगाएं, ताकि जो आपकी कंट्री के जो राज्य हैं, स्टेट्स है, उनकी बाउंड्री किस किस स्टेट से टच कर रही है, किस स्टेट से टच नहीं कर रही है, ये चीजें आपको पता हो। रिवर्स कौन कौन सी कहां कहां जा रही है, किस किस स्टेट में से जा रही है, इसके बारे में आप देख सकें। साथ में आपकी कंट्रीज के माउंटेन्स कौन कौन से हैं, फिजिकल ज्योग्राफी कैसी है, ये भी आपको पता हो। सिमिलरली यही सब चीजें आपको वर्ल्ड के बारे में भी पता होनी चाहिए। चाहे तो अपने दो एटलस ले लीजिए, एक अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं उसमें ले जाने के लिए, दूसरा उसको आप चाहे तो उसके अंदर 20 से 25 जो पेजेस काफी इंपॉर्टेंट होंगे उसको अलग अलग जगह पे अपने रूम में लगा सकते हैं, ताकि आते जाते जब भी आप डिनर के लिए जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, लंच के लिए जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, तो आते जाते इन सब चीजों को जरूर देखें। चाहे तो एक और अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं, एक पेज सबसे पहले इसे एक आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टार्ट करिए। ठीक है, तो एक मेरी राय यहां पर लीजिए, आप क्या करिए, आप कोई भी एक मान लीजिए रिवर्स का एटलस का जो पेज होगा उसको निकालकर अपने वॉशरूम में लगा लीजिए। ठीक है, और जब भी आप वॉशरूम जाते हैं उसे जरूर देखिएगा। मान लीजिए आप फेस वॉश के लिए जा रहे हैं या फिर हैंड वॉश के लिए जा रहे हैं, खाना खाने के लिए, तो उस रिवर वाले पेज को अपने मिरर के साथ ही लगा लीजिए, उसको जरूर देखिएगा आते जाते अपने वॉशरूम के अंदर, ताकि वो आपको दिन में 5 से 7 बार जरूर दिखे जब भी आप हैंड वॉश करते हैं या फिर जब भी आप फेस वॉश करते हैं, ताकि वो चीज आपके जहन में अच्छे से रजिस्टर हो जाए। इससे क्या होगा, बेसिकली जो टाइम आपका वैसे ही वेस्ट हो जाता है अनप्रोडक्टिव चीजों के अंदर, तो वो आपका टाइम काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्टिवली यूज होने वाला है। जब आपको लगे रिवर्स आपकी अच्छे से हो गई है, तो रिवर्स वाले पेज को हटा के नेक्स्ट कोई और पेज यहाँ पे लगा दीजिएगा, ताकि वो जो 2 से 3 मिनट आपके होते हैं वो आपके अच्छे से इस्तेमाल हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कैंपेन लोकल फॉर दिवाली हैज बीन लॉन्च्ड बाय, तो किसने ये पर्टिकुलर कैंपेन को मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, टेक्सटाइल ने, या फिर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने? सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है कैंपेन #लोकल फॉर दिवाली, अपील टू ऑल सेलिब्रेट दिवाली बाय बाइंग एंड गिफ्टिंग इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। मतलब यहाँ पे भारतीय चीजों की तरफ ध्यान देने की बात करी जा रही है। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है इसको आप परचेस करें, इंडियन टेक्सटाइल को बढ़ावा दें। तो इसी वजह से लोकल फॉर दिवाली #अपील टू ऑल, ताकि सेलिब्रेट करें दिवाली किस तरीके से, यहाँ की जो हमारे खुद की देश की चीजें हैं उनको खरीद कर, ना कि बाहर की चीजों को खरीद कर। तो आप सी जो स्टेटमेंट है, सी जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसका इस्तेमाल आप कहां पे कर सकते हैं, मेंस के अंदर भी जब इंडिजिनाइजेशन की बात करी जाएगी तो आप मेंशन करिएगा एक कैंपेन लोकल फॉर दिवाली करके भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको मेंस के लिए भी फोल्डर जो है कि क्या आपको पॉइंट्स लिखने हैं, क्या आंसर लिखने हैं, वो प्रोवाइड कर रही है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बात करता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में थे। क्यों न्यूज में थे वो भी बताऊंगा। यहाँ पे फिलहाल आपको बताने इनको लेकर कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे। ही वॉज पोस्टुमसली अवॉर्डेड भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्या उन्हें भारत रत्न उनकी मृत्यु के पश्चात मिला था, और जो कि अपने आप में इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मे बी ही वॉज अ की आर्किटेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप एपेक्स एजुकेशनल बॉडीज लाइक यूजीसी। तो यूजीसी जैसी इंपॉर्टेंट बॉडीज बनाने का भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको लेकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो न्यूज़ में थे। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, जो हम नेशनल एजुकेशन डे जो है उसके अभी हमने सेलिब्रेट किया, कल ही सेलिब्रेट किया है, 11 नवंबर को हम उसे सेलिब्रेट करते हैं और 2008 से ये जो है हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और ये नेशनल एजुकेशन डे जो है वो हम 11 नवंबर को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 11 नवंबर को जन्म दिवस होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का, जो कि हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और यूजीसी जैसी इंपॉर्टेंट बॉडीज बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको दी गई थी। भारत रत्न भी उनको दिया जा चुका है पोस्टुमसली उनकी मृत्यु के पश्चात, और जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो हमारे हैं वर्चुअली उन्होंने एक इनॉग्रेट किया नेशनल एजुकेशन डे पे एक प्रोग्राम आईआईटी बॉम्बे के अंदर, और यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो जिक्र है वो तो यहाँ पे बनता ही है। ही वॉज द फर्स्ट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, और इसके अलावा यूजीसी के अलावा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जैसी बॉडी को सेटअप करने में भी उनका योगदान जो है उसे नकारा नहीं जा सकता। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन। सबसे पहले रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30% मोर रिटेंशन आपका होने वाला है कंपेयर टू दोज कैंडिडेट्स जो कि इस लेक्चर को रिवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनके कंपैरिजन में 30% रिटेंशन आपका ज्यादा होगा। सेकंड, प्रीलिम्स का हम क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है। तीसरी चीज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मेंस के कंसर्निंग जो क्वेश्चन आप network.com के ऊपर आंसर करेंगे। चलिए 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले चलिए शुरुआत हमारी कहां से हुई थी, अमूर फैल्कन से हुई थी। मैंने आपको बताया था ये जो बेसिकली रशिया और चाइना के बीच की रिवर है उससे इसका नाम पड़ा है, और क्योंकि विंटर्स आया है तो लॉन्गेस्ट ट्रैवल इनका अब स्टार्ट होने वाला है। आईयूसीएन के हिसाब से दे आर लीस्ट कंसर्न। ठीक है, यहां पे कुछ इस तरीके से दिखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूछा था, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। 6 रीजनल ऑफिस है जिसमें से एक इंडिया के अंदर भी है। ऑब्जेक्टिव काफी कॉमन सेंसिकल था, हमने पढ़ा था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट बांग्लादेश बॉर्डर। मैंने आपको वेरियस बॉर्डर्स जो थे वो यहाँ पे दिखाए थे, किससे कितना बॉर्डर हमारा यहाँ पर टच करता है। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सबसे लंबा 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर टच कर रहा है। इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी ऑनलाइन न्यू पोर्टल जो हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आ गए हैं ताकि इनको रेगुलेट किया जा सके। अगर आप देखते होंगे काफी सारे चैनल्स, काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, जहां पे लिटिल बिट रेगुलेशन जो है वो जरूरी है। अदरवाइज काफी सारी चीजें ऐसी जो कि अभी तक मिनिस्ट्री रेगुलेट करती थी और मूवीज में हमें देखने को नहीं मिलती थी, वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखाई जा रही है। देयरफॉर अ सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन जो है, एक माइल्ड रेगुलेशन, बहुत एक्सट्रीम रेगुलेशन नहीं, एक माइल्ड रेगुलेशन की जरूरत तो इसके अंदर है। अदरवाइज आपको हर मूवी, हर सीरियल के अंदर अगर गाली सुनने को मिले तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो चीजों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। चलिए देन नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था म्यांमार के बारे में। बॉर्डर जो था इसकी लोकेशन हमने देखी थी, म्यांमार में लाओस, वियतनाम। मैंने आपको डायरेक्शन जो थी वो भी समझाई थी, किस तरीके से डायरेक्शन देखते हैं। नहीं, अगर आपको डायरेक्शन समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे दोबारा से एक बार समझा दूंगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द वायबिलिटी गैप फंडिंग। बेसिकली ग्रांट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाता है, वर्ल्ड बैंक से कोई लेना देना नहीं है, 2004 में इसे स्टार्ट किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि सोशल और इकोनॉमिक नेचर के होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। मैंने आपको पूरा समझाया था कि जब भी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टार्ट होता है, शुरुआती दौर में जो पैसा होता है वो तो हम काफी कम एस्टिमेट करके चलते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट है उसका जेस्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है। तो 5 साल की जगह कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन होने की वजह से 5 साल के प्रोजेक्ट को 10, 15, 20, 25, 30 साल भी लग सकते हैं। इस वजह से कॉस्ट उसकी काफी इंक्रीज हो जाती है। फिर हमने पन्ना नेशनल पार्क के बारे में देखा था, WBNR के अंदर इसे इंक्लूड कर लिया गया है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं ये भी हमने डिस्कशन किया था। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर इसको बनाया गया है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पे हमने देखा था ये नेचुरल और कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 1986 में स्कीम को लेकर आया गया था, और जो रेशियो रहता है 90:10 का, 60:40 का यहाँ पर रहता है। वेरियस रिजर्व जो है आप देख सकते हैं मैप के ऊपर, और मैप जो है अपने वॉशरूम में लगा लीजिए चाहे तो, या फिर अपने रूम में अलग अलग जगह पे लगा लीजिए ताकि आते जाते आपकी नजर उन पे रहे। और ये जो चीजें एटलस जो है ये इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप सोचे कि मैं किसी दिन 2 घंटे एग्जाम से पहले 3 घंटे बैठ के एटलस देखूंगा और मुझे समझ में आ जाएगा, तो वो चीज कभी नहीं होने वाली। इट इज कंसर्निंग योर विजुअल मेमोरी, ये आपकी विजुअल मेमोरी से कंसर्न करता है। उसी तरीके से इसे पढ़ा भी जाता है और याद भी रखा जाता है। इसी वजह से थोड़ा थोड़ा रोज इसे देखिए, आपको पूरा मैप अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कैंपेन हैशटैग लोकल फॉर दिवाली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में, हिस्टोरिकल फिगर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए इनको डिस्कस किया गया था, और यहाँ पे
यूजीसी एआईसीटी जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में इनका योगदान है, भारत रत्न इनको मिल चुका है और पहले हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ये रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है वो बताएगा व्हाट इज द टर्म ऑफ चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। एनजीटी के जो चेयरपर्सन होता है उनका टेन्योर कितना होता है, ये हमने कल डिस्कस किया था, प्लीज इसका आंसर दीजिएगा। मेंस का क्वेश्चन अब देख लेते हैं। मेंस का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है वो देख लीजिए। सो गवर्नमेंट इज एम्फसाइजिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक इट ए रियलिटी। तो आत्मनिर्भर भारत पे काफी जोर दिया जा रहा है, तो क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए इस पूरे के पूरे विजन को एक रियलिटी बनाने के लिए। चलिए, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर दिया है सुब्रता घोष ने। तो सुब्रता, आप मुझे netmoc.is@gmail.com पे बता दीजिएगा कि आपने जो पीडीएफ यहाँ पे जीती है वो आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। और यहाँ पे काफी डिटेल और काफी फैंटास्टिक आंसर आपने किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कीप इट अप। अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, इवन 0 ही क्यों ना आपने स्कोर किया हो, बिलीव मी इट विल हेल्प यू। क्योंकि 0 जब आप लिखते हैं, 0 1 2 लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बात आती है कि मुझे इसे इंप्रूव करना है। अदरवाइज तो अगर आप नहीं लिखते हैं तो इसे भूल जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे जब वो चीज याद नहीं रहेगी तो वो मोटिवेशन भी नहीं रहता है। तो अपने कम मार्क्स को भी जरूर लिखिएगा ताकि आप दोबारा से रिवाइज करके उस 0 को 10 में कन्वर्ट कर सके। क्योंकि जब आप दोबारा रिवाइज करते हैं और आपका सेकंड टाइम स्कोर 10 आउट ऑफ 10 ही आना चाहिए, तो अपने स्कोर को जाके एडिट जरूर कर दीजिएगा ताकि एक कॉन्फिडेंस जो है वो आपको मिले और आगे आने वाले लेक्चर्स में आपका स्कोर ऊपर बना रहे। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और साथ में ही मैंने आपको अपना एड्रेस भी बताया है, @prince अंडरस्कोर लगाना जरूरी है, prince_luthra LUTHRA। और यहाँ पे कोई भी आपका डाउट है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, लबासना या पोस्टिंग से लेकर, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू कुड कीप ऑन गेटिंग द नोटिफिकेशन। अदरवाइज जो नोटिफिकेशन हम आगे आने वाले वीडियोस के हैं वो शायद आपको ना मिले। सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन, उसके बाद ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड डे।